नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न अपन ने कल किए थे, उससे आगे शुरू करते हैं। चलो, प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? यानी भारत के उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है आपके, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, तो आपके जिला न्यायालय से ऊपर आप अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये कथन आपके बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 3 नंबर। अगला है, उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है। यह भी कथन सही है। लोक हितवाद का मतलब है जनहित याचिका। कौन सी याचिका? जनहित याचिका। और जनहित याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार राज्य के अंदर हाई कोर्ट को है और केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट को है। तो यहां पर आपको ये बात याद रखना है। यहां पर ये अपील वाली जो बात है, तो सबसे नीचे आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आपके जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय से नीचे होते हैं सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आप अपील कहां कर सकते हैं? जिला न्यायालय में। और जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आप अपील कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा हो जाएगा? आपके सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिला न्यायालय के ऊपर अपील कहां की जाती है? आपके हाई कोर्ट के अंदर की जाती है। तो ये कथन आपके हो जाएगा सी नंबर गलत। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यानी कौन सा हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यरत है? तो यहां पर आपको याद रखना है, एक से अधिक राज्य और क्षेत्र में हो जाएगा आपके बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट। यहां पर आपको याद रखना है, बॉम्बे हाई कोर्ट आपके किन किन राज्यों के अंदर इसका क्षेत्राधिकार है? तो ये पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसका क्षेत्राधिकार है। और दूसरा राज्य हो जाएगा गोवा। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश आपके दादर एवं नागर हवेली व दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, इन सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही आपके संयुक्त हाई कोर्ट है, और वो कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है? बॉम्बे हाई कोर्ट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन से राज्य और क्षेत्राधिकार आते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव एवं यहाँ और ये दादर नागर हवेली। यहां पर आपको इसको ऐसे याद रखना, भारत के मानचित्र के आधार पर आपको याद रखना, बॉम्बे यहाँ पर है, गोवा आपके पास के अंदर ही है, दमन दीव यहाँ आसपास में ही है। तो ये जो क्षेत्र है आपके किस हाई कोर्ट के अंदर आ जाता है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आ जाता है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक बात आपको ये भी याद रखना है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित। तो इनका स्वयं का एक हाई कोर्ट है। स्वयं का क्या है? हाई कोर्ट है। और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी अलग से स्वयं का हाई कोर्ट है। तो कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनके स्वयं के हाई कोर्ट है? तो एक तो हो जाएगा आपके दिल्ली, और दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में
मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। यानी मार्च 2013 में कहां पर उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो यहां पर आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नहीं किया गया। अगला है मेघालय, मेघालय के अंदर हुआ था। तीसरा है आपके मिजोरम, मिजोरम में भी हुआ था। और चौथा है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में भी हुआ था। यानी इन तीनों में हुआ था। तो ये 1 2 3 और 4 कहां पर है आपके? कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 ऑप्शन में नहीं दिया, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया। आपको याद रखना है 2 3 4 होता था। हाँ, 4 नंबर ऑप्शन में ये नहीं है, 2 3 4 ये राइट है आपके, मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पर आपको याद रखना है मार्च 2013 के अंदर 3 राज्यों के अंदर हाई कोर्ट स्थापित हुआ था। वो है आपके त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख लेना, ट्रिक से याद रखना, त्रि मैम। क्या याद रखना है? त्रि मैम। इससे याद हो जाएगा आपके त्रिपुरा हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट और मिजोरम, मिजोरम हाई कोर्ट। यानी तीनों में यहाँ पर कब? तीनों में यानी 13 के अंदर तीनों में आपके 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये आपके 3 स्थापित हुए थे 2013 में। अरुणाचल प्रदेश का स्वयं का अलग से हाई कोर्ट नहीं है, इसका आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर ही क्षेत्राधिकार में ये आता है। असम और उनका शामिल हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके कर्तव्य या दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जो लेख जारी करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उसे कहते हैं परम आदेश। क्या कहते हैं? परम आदेश, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। क्या कहते हैं? मैंडेमस। और इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यानी जब कोई सरकारी कर्मचारी या कार्यपालिका या सरकारी संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो परम आदेश द्वारा कोर्ट आपके परम आदेश नामक रिट जारी करके इनको कार्य करने के लिए आदेश देता है। तो ये हो जाएगा। फिर बढ़ते आगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? यानी कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो मूल अधिकारों की संरक्षण की गारंटी आपके अनुच्छेद 32 के तहत कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत इसकी गारंटी कौन देता है? हाई कोर्ट। यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। और ये कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार के लेख जारी करता है। उन्हीं के आधार पर इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। फिर बढ़ते आगे। अगला है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है? तो यहां पर आपको याद रखना है जो निचली अदालतों में लंबित मामले हैं, लंबित मामले हैं तो उनको आपके हाई कोर्ट उत्प्रेक्षण नामक रिट जारी करके अपने पास उन मामलों को मंगवा सकता है। तो उनका परीक्षण करता है कौन सी रिट जारी करके? उत्प्रेक्षण। कौन सी रिट जारी करके? उत्प्रेक्षण। और इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सारटोरी। क्या कहते हैं? सारटोरी। और इसका अर्थ है आपके शाब्दिक अर्थ है ऊपर भेजना। शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊपर भेजना। यानी न्यायालय के अंदर निचली अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनको हाई कोर्ट अपने पास उत्प्रेक्षण नामक रिट जारी करके अपने पास मंगवाता है और उसकी कार्य पद्धति का क्या करता है? परीक्षण करता है। तो ये हो जाएगा आपके उत्प्रेक्षण। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? कौन सा राज्य हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? यानी ऐसे मामले जो आपके हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, यानी हाई कोर्ट में वो मामले नहीं सुने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आपके राज्य सूची के विषयों पर ये
जांच ये सुनवाई करता है। दूसरा हो जाएगा अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। तो अभिलेखीय क्षेत्राधिकार भी होता है अनुच्छेद 215 के तहत। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है और इसके निर्णय लिखित रूप से सुरक्षित रहते हैं जो आगे साक्ष्यों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये भी सही है। फिर रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार, तो 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो ये तो आपके हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये नहीं आता है। परामर्शकारी क्षेत्राधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को। और यहां पर आपके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधिक मामलों में परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद हो जाएगा आपके 143 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन मांग सकता? आपके राष्ट्रपति मांग सकता, अनुच्छेद 143 के तहत। यहां पर आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी सूचना चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं भी दे। और अगर सूचना दी है तो राष्ट्रपति उस सूचना को चाहे तो सलाह को मान भी सकता है और या फिर नकार भी सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और ये राष्ट्रपति दोनों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र है। लेकिन ये जो परामर्शदात्री अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के तहत। और केवल ये सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है, राज्य हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर बढ़ते आगे। अगला है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो यहां पर आपको याद रखना है, सबसे बाद में कौन सा हाई कोर्ट बना था? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट आपके स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2019 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को। और कहां पर हुआ था? अमरावती। कहां पर हुआ था? अमरावती के अंदर हुआ था। तो ये हो जाएगा अंतिम हाई कोर्ट आपके कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में। और कब बना था? 1 जनवरी 2019 को बना था। फिर बढ़ते हैं आगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। अगला है संबंधित राज्य के राज्यपाल से। संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करता है। तो कौन सा हो जाएगा? आपके उपरोक्त सभी। यहां पर आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। और इनकी नियुक्ति आपके अनुच्छेद 217(1) के तहत की जाती है। 17(1) के तहत की जाती है। और नियुक्ति करता कौन है? आपके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां पर आपको याद रखना है, जब राष्ट्रपति कॉलेजियम पद्धति से इनकी नियुक्ति करता है तो सबसे पहले ये किससे परामर्श करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। फिर इसके बाद में आपके अन्य न्यायाधीशों के लिए आपके अन्य न्यायाधीशों के संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। और इसके अलावा किससे करता है? राज्यपाल से भी करता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करता है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम पद्धति से की जाती है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। तो ये आपके हो जाएगा नियुक्ति के लिए प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 217 के अंदर। फिर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 217(2) के अंदर 17(2) के अंदर न्यायाधीशों की हाई कोर्ट के न्यायाधीशों हेतु योग्यता का उल्लेख दिया हुआ है। और योग्यता के अंदर आपको याद रखना है, पहली योग्यता तो है आपके भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो।
दूसरी योग्यता आपको याद रखनी है। पहली योग्यता भारत का नागरिक, दूसरी योग्यता है आपके लगातार 10 वर्ष तक, लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्यरत हो, न्यायिक पद पर कार्यरत हो। या फिर आपके तीसरी योग्यता हो जाएगी, या फिर लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर। तो ये इसकी आपके योग्यता हो जाती है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217(2) के तहत। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है, ये अपने शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राज्यपाल। जबकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु शपथ का प्रावधान आपके अनुच्छेद 219 के तहत है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 219 में है। और इनको शपथ दिलाता है आपके राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। फिर बढ़ते आगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो यहां पर आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। तो यहां पर आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव कहां लाया जाता है? संसद के अंदर लाया जाता है। और इसे अपन कहते हैं महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। क्या कहते हैं अपन? महाअभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। और ये प्रस्ताव आपके कहां पर लाया जाता है? संसद के अंदर लाया जाता है। और अगर विशेष बहुमत से संसद पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। यहां पर आपको याद रखना है हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोनों को हटाने के लिए सेम ही प्रक्रिया काम में ली जाती है, वो है महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। महाअभियोग जैसी प्रक्रिया, उसके अंदर संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जाता है। ये महाअभियोग जैसी प्रक्रिया 2 कारणों से हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध की जा सकती है। पहला तो आपके सिद्ध कदाचार के आधार पर। किस आधार पर? सिद्ध कदाचार के आधार पर। और दूसरा कारण हो जाएगा आपके असमर्थता के आधार पर। किस आधार पर? असमर्थता के आधार पर समय से पूर्व हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए आपके अनुच्छेद 217(4) के अंदर इसका उल्लेख दे रखा है। अनुच्छेद 217(4) के तहत इसका प्रावधान किया गया है। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे? यानी हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये अधिकार आपको किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और यहां पर आपको याद रखना है संसद अनुच्छेद 218 के तहत 218 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है, नया क्षेत्राधिकार भी शामिल कर सकती है। तो ये कार्य कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 218 के तहत ऐसा किया जा सकता है। अगला है उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परम आदेश या परमादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 226 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। कितनी प्रकार की रिट जारी करता है या लेख जारी करता है? 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जिसमें पहला हो जाएगा आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हो जाएगा आपके परम आदेश। कौन सा हो जाएगा? परमादेश यानी मैंडेमस, इसको कहते हैं अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस। फिर तीसरा हो जाएगा आपके उत्प्रेक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सारटोरी। चौथा हो जाएगा आपके अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, इसको कहते हैं अपन क्यू वारंटो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। और अंतिम हो जाएगा आपके प्रतिषेध। कौन सा हो जाएगा?
प्रतिषेध, जिसे कहते हैं अपन इंग्लिश में प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करके हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, मूल अधिकारों की सुरक्षा या मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और इसी के आधार पर कार्यपालिका के अंदर जो सार्वजनिक व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी या संस्था है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तो उसके लिए कौन सी रिट जारी करता है? परम आदेश नामक रिट जारी करता है। फिर बढ़ते आगे, यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 218 के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है उसमें परिवर्तन का अधिकार किसे है? अनुच्छेद 218 के तहत संसद को है। ठीक है। और 214 में आपके 2 या 2 से, यानी 214 में लिखा हुआ प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। फिर बढ़ते आगे, अगला है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा गया है, कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है, उस रिट को कहा जाता है। तो यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है? न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहेंगे मैंडेमस, यानी परम आदेश। इसे क्या कहेंगे? परम आदेश जारी करके ऐसा कहा जा सकता है, ये रिट जारी की जा सकती है। फिर बढ़ते आगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सम्मिलित हाईकोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सम्मिलित हाईकोर्ट होगा। ये प्रावधान आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान आपके दे रखा अनुच्छेद 231 में। 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है। तो यहां पर अपन याद रखना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें, एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार की बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य, इसके अलावा दमन एवं दीन एवं दादर नागर हवेली का संयुक्त हाईकोर्ट है। कौन सा है? बॉम्बे हाईकोर्ट। फिर आगे बात करें अपन कोलकाता हाईकोर्ट की। किसकी बात करें? कोलकाता हाईकोर्ट की। तो कोलकाता हाईकोर्ट भी आपके पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सम्मिलित रूप से हाईकोर्ट है। तो ये हो जाएगा कोलकाता। इसके बाद में आपको केरल हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट? केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट में आपको याद रखना है ये केरल राज्य और लक्षद्वीप का संयुक्त हाईकोर्ट है। फिर एक और याद रखना है चंडीगढ़ हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट? चंडीगढ़ हाईकोर्ट। ये आपके संयुक्त रूप से पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ का संयुक्त हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ का संयुक्त हाईकोर्ट है। इसके अलावा और हो जाएगा एक गुवाहाटी हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट? गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो ये आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का संयुक्त हाईकोर्ट है। तो ये आपके संयुक्त रूप से हाईकोर्ट है। इनका क्षेत्राधिकार एक या एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है आपके भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1862 में कोलकाता, मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। तो यहां पर आपको याद रखना है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1862 के अंदर ही हुई थी। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है एक साथ नहीं हुई थी, अलग अलग अवधि में हुई थी। लेकिन कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1861 के तहत। लेकिन इन 4 में से आपको ऑप्शन देखना है। तो अगले देखते हैं, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है आपके कहां पर? इलाहाबाद के अंदर। सर्वाधिक कहां है? इलाहाबाद के अंदर। ये थोड़ा प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या कहां पर है? सॉरी, ये लिखा हुआ है भारत के इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या है आपके? सर्वाधिक है।
लेकिन सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है आपके सिक्किम में। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जा सकती है अनुच्छेद 231 के तहत। तो संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान है, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 4 माह के लिए की जाती है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 4 माह के लिए नहीं होती है, तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये अंतिम आपके बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी प्रश्न आपके गलत हो जाता है, क्योंकि इन सब की स्थापना एक साथ नहीं हुई थी। 1861 के अधिनियम के तहत जरूर हुई थी, लेकिन तीनों की स्थापना एक साथ नहीं की गई थी। सबसे पहले आपके कलकत्ता हाईकोर्ट की जनवरी में हुई थी, इसके बाद में आपके मुंबई हाईकोर्ट की हुई थी, और अंतिम हुई थी आपके मद्रास हाईकोर्ट की। तो एक तिथि के दिन नहीं हुई थी, लेकिन हुई इनकी स्थापना आपके भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत ही हुई थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो अभी वर्तमान में कौन है आपके अकील अहमद कुरैशी। कौन है आपके अकील अहमद कुरैशी। जबकि प्रथम राजस्थान हाईकोर्ट के कौन थे आपके कमलकांत वर्मा। प्रथम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के कौन थे कमलकांत वर्मा। और अकील अहमद कुरैशी से जस्ट पहले आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे इंद्रजीत महंती। इंद्रजीत महंती। फिर बढ़ते आगे, निम्न में से कौन से हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में गोवा, कौन से हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में गोवा सम्मिलित है। तो गोवा आपके कौन से हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, तो मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर। किसके क्षेत्राधिकार में, मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में। अगला है, भारत में किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है आपके अन्ना चांडी। कौन सी है, अन्ना चांडी, जो कहां पर बनी थी, केरल हाईकोर्ट की बनी। यहां पर याद रखना, केवल इसने क्या पूछा है, प्रथम न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कही है। प्रथम न्यायाधीश के रूप में महिला कौन थी, अन्ना चांडी। फिर अपन बात करें कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थी, तो वो थी आपके लीला सेठ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाईकोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, आपके लीला सेठ। जबकि पहली महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट में कौन बनी थी, अन्ना चांडी। फिर अपन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली कौन थी, फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी। ठीक है, फिर बढ़ते आगे। अगला है, अकील अहमद कुरैशी। अकील अहमद कुरैशी राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले किस हाई कोर्ट के अंदर कार्यरत थे। यानी वर्तमान के जो हाई कोर्ट के राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले किस हाई कोर्ट के अंदर कार्यरत थे। तो पहले आपके त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंदर कार्यरत थे। कहां पर कार्यरत थे, त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंदर कार्यरत थे। और इनका स्थानांतरण किया गया है, कहां पर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। कौन से हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान। और यहां पर आपको याद रखना है, स्थानांतरण का प्रावधान आपके अनुच्छेद 222 के तहत है। कौन से अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, 222 के तहत। तो ये प्रावधान आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी हो गया। फिर बढ़ते आगे। अगला है, राजस्थान हाई कोर्ट में सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायमूर्ति कौन थे। यानी सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का राजस्थान के अंदर रहा था। तो यहां पर हो जाएगा कैलाशनाथ वाचु। कौन हो जाएगा, कैलाशनाथ वाचु। ये तो आपके सबसे सर्वाधिक अवधि में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर आपको याद रखना है, सबसे कम अवधि तक राजस्थान के सीजे कौन रहे, मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, सुनील अमवानी। सबसे कम अवधि तक राजस्थान के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, सुनील अमवानी। कौन रहे थे, सुनील अमवानी। ठीक है, फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है,
राजस्थान हाई कोर्ट के नवीनतम भवन का उद्घाटन, नवीनतम भवन का उद्घाटन किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया, किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो यहां पर आपको याद रखना है, नवीनतम हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन आपके रामनाथ कोविंद ने किया था। किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने किया था 7 अगस्त 2019 को, 7 अगस्त 2019 को किया था। किसने किया था? रामनाथ कोविंद। और नवीनतम भवन आपके कहां पर बना हुआ है? जालामंड जोधपुर के अंदर। नवीनतम हाईकोर्ट का भवन कहां बना था? जालामंड जोधपुर। और यहां पर आपको याद रखना, ये 167 बीघा क्षेत्र में फैला है। कितने क्षेत्र में फैला है? 167 बीघा क्षेत्र में फैला है। फिर आगे आपको याद रखना है, अगला हो जाएगा आपके, यहां पर किन के पत्थरों को काम में लिया गया है? तो जोधपुर के छीतर के पत्थरों को काम में लिया गया है। जोधपुर के छीतर के पत्थरों को काम में लिया गया है। और आपके डेट साहित्य 7 दिसंबर 2019 है। 7 दिसंबर 2019 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे आपके जे.एम. पांचाल। कौन थे? जे.एम. पांचाल। फिर बढ़ते आगे, अकील अहमद कुरैशी राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? यानी कितवे व्यक्ति न्यायाधीश है? कितवे व्यक्ति न्यायाधीश है? तो यहां पर आपको याद रखना है, ये आपके 38वें नंबर के न्यायाधीश है। कितवे नंबर के हैं? 38वें नंबर के हैं। इनसे पूर्व आपके 37वें नंबर पर कौन थे? इंद्रजीत महंती 38वें नंबर पर। अब वर्तमान में कार्यरत कौन है? अकील अहमद कुरैशी। यहाँ ट्रांसफर होने से पहले ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश थे। और इनका जो कार्यकाल है आपके 7 मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल है। लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। पहले ये आयु कितनी थी आपके? 60 वर्ष, जिसको 15वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। और वर्तमान में इनकी कार्य अवधि कितनी है? सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। और ये प्रावधान आपके अनुच्छेद 217(3) के अंदर है। अनुच्छेद 217(3) के अंदर है। यहां पर आपको वापस देख लीजिए, अनुच्छेद 214 के अंदर तो है आपके प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। फिर आपको याद रखना 215 के अंदर हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। वो कौन से में हो जाएगा? 215 के तहत। फिर आपको 217 याद रखना है। 217(1) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति है हाई कोर्ट के अंदर। 17(2) के अंदर आपके न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है। फिर 17(3) के अंदर आपके सेवानिवृत्ति की आयु या कार्यकाल का उल्लेख है। और 217(4) के अंदर कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर हटाने का कारण का उल्लेख दे रखा है और किस प्रकार से हटाया जाता है, ये प्रावधान 217 में है। फिर 218 में आपको याद रखना है, 218 के अंदर आपके संसद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है। फिर 219 के अंदर आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख दे रखा है। वेतन भत्तों का उल्लेख और वेतन भत्ते तय करने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसे है? संसद को है। इसके बाद में अनुच्छेद 222 याद रखना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो स्थानांतरण 222 में। फिर अंतिम याद रखना है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके बाद में अंतिम में आपको 231 याद रखना है। यहां पर है 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए संयुक्त हाई कोर्ट गठित किया जा सकता है। तो ये आपके हाई कोर्ट से संबंधित विभिन्न प्रश्न थे। इन्हीं के आधार पर आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। धन्यवाद।